Hello everyone. So let's get started with the next session on basics of accounting. Okay. So what we have done till now, हमने जर्नल एंट्रीज सीख ली. हमने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीख ली, देन जर्नल एंट्रीज सीख ली, देन लेजर अकाउंट्स बनाना सीख लिया. हमने दो तरीके से लेजर अकाउंट्स बनाना सीखा. One was a T-shape format and another was your statement format. तो दोनों से आई होप यू हैव अंडरस्टूड. देन हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया था. आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट और P&L बनाना. तो आइए देखते हैं. तो कोई भी एक फॉर्मेट आप ले सकते हो, या तो हमने जो टी शेप के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बनाया था, या हमने जो स्टेटमेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो ट्रायल बैलेंस बनाया था. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ठीक है दोस्तों, चलिए. तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं है जो हमारे को रेगुलेटर्स बोलते हैं. ये एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बैलेंस शीट P&L बनाए कैसे जाते हैं, ये वो वाले फॉर्मेट हैं जो मैं भी डिस्कस करूंगा. ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस का, कि आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो जाए कि हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं. हम अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे पहुंचना चाह रहे हैं, जो कि है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. तो आइए दोस्तों, मैं इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं रखूंगा. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बट लेट मी डू इट मच मोर सिंपलर वे. देखो दोस्तों, एक काम करना है आपने. एक अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम होगा, हम रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये एक लेजर अकाउंट ही है एक तरीके से. डेबिट रखा इसका और एक क्रेडिट रखा, और इसमें कॉलम रखे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये चार कॉलम रखे. ठीक है जी. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. और एक जो हम बनाएंगे, एक और फॉर्मेट जो होगा जिसका नाम होगा बैलेंस शीट. ठीक है, और इनके फैंसी नाम है कई, बट अभी हम लोग इसको बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट. ठीक है, तो बैलेंस शीट में पुराना फॉर्मेट में बिल्कुल लेके चलता हूँ. ठीक है, जिसमें होता था एसेट्स, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. ठीक है जी, लाइबिलिटीज का अमाउंट, फिर हम लिखेंगे एसेट्स का अमाउंट. ये पुराने फॉर्मेट है, आजकल स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनती है, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं. ये कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है. और एक और चीज, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेजर सो एंड सो, जिस भी बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं. और ये होता है फॉर द ईयर एंडेड. ये स्टेटमेंट जो है, या ये अकाउंट जो है, वो आपको पूरे साल की परफॉर्मेंस बताएगा बिजनेस की. ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कितना फायदा या नुकसान हुआ. और ये जो है बैलेंस शीट जो है, वो क्या बताता है? वो आपको बैलेंस शीट ऑफ मेजर सो एंड सो, ये आपको बिजनेस का एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट आपको एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन बताता है
कि कितने एसेट्स हैं आपके पास और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको फिल कैसे करते हैं। ये सब चीजें ट्रायल बैलेंस से फिल होंगी। देखिए, आपके पास जो अकाउंट्स हैं ट्रायल बैलेंस में, वो या तो एसेट्स के अकाउंट हैं या लायबिलिटीज के या इनकम के या एक्सपेंसेस के। तो हमने ना इसके अकॉर्डिंग एसेट्स और लायबिलिटीज सीधे सीधे बैलेंस शीट में पुट करते जाइए। इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो P&L में डालते जाइए। एसेट्स और लायबिलिटीज सीधे सीधे आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे पुट करते जाइए। इनकम या एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके P&L में पुट करिए। जब इनकम एंड एक्सपेंसेस सारे पुट हो जाएंगे P&L में, उसका एंड रिजल्ट निकालिए। वो देखिए क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू ऑनर्स। ऑनर का पैसा बिजनेस ने कैपिटल की तरह दिखा रखा है। वो प्रॉफिट या लॉस आप कैपिटल में प्लस माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो लेस हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज का, एंड दैट इज द सिंपल प्रोसेस। तो दोबारा से हम ट्रायल बैलेंस में से देखेंगे कि कौन सी चीजें एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। वो सीधा आपकी चली जाएंगी कहाँ पे, वो सीधा आपकी बैलेंस शीट में चली जाएंगी। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं हम इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में ले जाएंगे, जो कि P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारी इनकम और एक्सपेंसेस डाल देंगे और सारे नेट रिजल्ट जो होगा वो अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस होगा, और वो हमारा फाइनली बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से करना है, अभी मैं इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रख रहा हूँ। चलिए, जब मैं एक और फॉर्मेट इसको करता हूँ, ताकि एक फॉर्मेट टी शेप में भी बता दूंगा और एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह अगर हम बनाएं तो देखिए और सिंप्लीफाइड करते हैं इसको। और यहाँ पे हम ऐसे ही बैलेंस शीट भी बनाते हैं और सिंप्लीफाइड वे में। लो, लायबिलिटीज ली, अमाउंट लिया, और नीचे हमने वर्टिकल फॉर्मेट में एसेट्स और अमाउंट ली। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, इसको फिल करते हैं। देखिए, कैश अकाउंट क्या होता है बिजनेस में? कैश एक एसेट है, लायबिलिटी है। तो कैश एक एसेट है, तो कैश को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। कितना कैश है वो वहां से पिक करिए। 6,72,000। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है राम्स कैपिटल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। एक कॉलम और मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ चीजों जैसे कैपिटल जो है वो पूरी तब होगी, अभी जो कैपिटल है या राम्स कैपिटल, वो पूरा अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसमें अभी प्रॉफिट और लॉस जुड़ना बाकी है। तो 11 लाख, राइट? इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम पर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं परचेसेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ना सबसे पहले सेल्स से स्टार्ट करेंगे, और फिर एक चीज आएगी विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल, जो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ओपनिंग स्टॉक जो भी आप सामान बेच रहे हो, एड परचेजेस
लेस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से आएगा। एंड देन फाइनली हम इसको एक कॉलम यहाँ पे भी इनर कॉलम बना देता हूँ अमाउंट का। तो परचेजेस अभी यहाँ पे लिखिए, इसको और डिटेल में समझाऊंगा। परचेज है 4,27,000। ठीक है, परचेजेस 4,27,000। ये मैंने समझाना है अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिया है, ये सारा फिल करेंगे। अभी हम फिल कर लेते हैं एक बार। पेबल, पेबल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी कितने की है देखिए। लायबिलिटीज। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर बिजनेस के लिए एक एसेट है। कितने का बचा है? 36,000 का। पेबल लायबिलिटी है, नॉट एसेट। मैंने गलती से एसेट साइड पे लिख दिया। ठीक है, और कैश भी मैं जान करके अभी इसको नीचे लिख रहा हूँ, उसका लॉजिक बताऊंगा। कंप्यूटर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इन सबका एक लॉजिक है। कंप्यूटर कितने का है? 36,000 का। ठीक है जी, कंप्यूटर एक एसेट है, तो ये हमने एसेट साइड पे लिखा 36,000। नेक्स्ट देखिए अगला, सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस में एक एसेट है 50,000 का। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है बिजनेस का। मैंने इसको भी रखा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम की पोस्टिंग होनी चाहिए। रेंट है खर्चा बिजनेस के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जो आएगा रिजल्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करके, उसको हम बोलते हैं एक चीज जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम समझेंगे सारा। अभी लेस करेंगे उसमें से बाकी खर्चे, एक्सपेंसेस। तो रेंट आ गया, जैसे रेंट एक खर्चा है। रेंट, तो रेंट कितना है बिजनेस में जो रेंट पे करा है, दैट इज 15,000। मैंने खर्चों को नेगेटिव में ले लिया है 15,000। या आप एक काम करें, 15 इकट्ठा कर लीजिए सारे खर्चों को, और फिर हम इकट्ठा लेस कर देंगे एक्सपेंसेस के नाम से। बैंक एक एसेट है। कितना एसेट है? जो भी ट्रायल बैलेंस में चीजें आ रही हैं उनकी एक बार पोस्टिंग होगी, यानी कि या तो बैलेंस शीट में या पीएनएल में। नेक्स्ट बताइए अगली चीज क्या है। अगली चीज है हमारी सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है 11 लाख। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे 11 लाख। नेक्स्ट है हमारा बैंक लोन। बैंक लोन बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, यहाँ रखिए। कितने का बैंक लोन है? 6 लाख का। मैंने बैंक लोन लाइबिलिटी में रखा। फिर है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए एक इनकम है।
चलिए मैं एक्सपेंसेस को ऐसे ही रखता हूँ, माइनस कर देता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है। कितने की इनकम है? 1000 की। नेक्स्ट देखते हैं। रिसीवेबल, रिसीवेबल एक एसेट है बिजनेस के लिए। $481। नेक्स्ट अकाउंट, फिर है आपका फर्नीचर, 1,15,000 एसेट है। नेक्स्ट, सैलरी एक खर्चा है। $60,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है। इंश्योरेंस एक खर्चा है। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है। बैड डेट्स एक खर्चा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी जो यहाँ पे हमने दिया हुआ वो खर्चा है। एक इम्पैक्ट ऑलरेडी आप रिसीवेबल्स में ले चुके हो इसका, और एक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटर्स, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एक खर्चा है। $24,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी एक खर्चा है। चैरिटी एक खर्चा है। एडवर्टीजमेंट एक खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक खर्चा है। स्टेशनरी एक खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस खर्चा है। ड्राइंग्स कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है, आपकी कैपिटल बिजनेस की कम हो जाएगी। लेस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल बिजनेस ने में से इतना पैसा उन्होंने निकाल लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। कैपिटल ड्राइंग्स जो है कैपिटल को कम करेंगी कि बिजनेस की लायबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर कम हो गई। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स एक एसेट है।
15,000 का। टैक्स एक्सपेंस एक खर्चा है, 25,000 का। और टैक्स पेबल भी एक खर्चा है, और टैक्स पेबल एक लायबिलिटी है। ये हैं चीजें जो आपने सारी आइटम पोस्ट कर दी। एक ना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था, अगर हम देखें जहाँ पे क्वेश्चन था, क्लोजिंग स्टॉक, इतना सामान बचा हुआ है 77,000 का। ठीक है, ये कहाँ से आया वो भी सीखेंगे, और इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी सीखेंगे। कि क्लोजिंग स्टॉक ना अभी एडजस्ट नहीं हुआ है ऊपर, तो ये दे रखा है 77,000 का अलग से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन। पहले आइए देखते हैं आया कहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है ये कि स्टॉक जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी कैसे आया था, यहाँ पे देखते हैं एक बार। 450,000 का स्टॉक था स्टार्टिंग में, जो आपने कैश और उधार खरीदा था। उसमें से 2 लाख की गुड्स का जो थे वो 5 लाख में बेच दिए थे, तो कॉस्ट जो गुड्स की गई वो 2 लाख थी, 250 का बच गया था। फिर 150 की कॉस्ट का सामान आपने 6 लाख में क्रेडिट पे बेचा था। फिर आपका 1 लाख का कॉस्ट का सामान बच गया था। उसमें से आपका, फिर देखो, 1,000 चैरिटी के लिए यूज कर लिए थे गुड्स, 10,000 एडवर्टीजमेंट या सैंपल की तरह बांट दिए थे, तो आपका 89,000 का स्टॉक था। फिर आपने 12,000 का फर्नीचर के लिए एक्सचेंज में दे दिया था, तो 77,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 77,000 का वो दिया हुआ था, वही आपको क्वेश्चन में यहाँ पे अलग से दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक 77। बेसिकली ये आपको जो आपका सामान खरीदा और जो बेचा उसकी कॉस्ट पे हटा के कितना बचा हुआ है फाइनली, ये आपको दे रखा है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी अगर समझ लिया कि कितने की कॉस्ट का सामान आया था, कितना चला गया, कितना बचा हुआ है, 77,000। आप अगर देखेंगे इसकी हमने कोई अभी तक जर्नल एंट्री नहीं पास करी, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है। ठीक है, हमने परचेज पूरी पूरी काउंट कर ली थी और सेल्स भी पूरी पूरी काउंट कर ली थी। आई होप यू रिमेम्बर कि हमने परचेज भी पूरी पूरी काउंट कर ली और सेल्स भी पूरी पूरी काउंट कर ली। क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट अभी हमने नहीं करा, ये क्लोजिंग स्टॉक अभी अनएडजस्टेड है। ठीक है, इसको हमने कोई इफेक्ट नहीं लिया। हमने कहा था कि आप परचेजेस पूरी बुक कर लो और सेल्स भी पूरी बुक कर लो जब हम P&L और बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हमने जर्नल एंट्री से स्टार्ट करा, हमने परचेजेस पूरी बुक करी, हमने सेल्स पूरी बुक करी। वी डिड नॉट थिंक अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक इज स्टिल देयर। बिजनेस के पास इतना सामान बचा हुआ है। अब इसको हम ट्रीट करना सीखते हैं, ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि मैंने सेल्स माइनस परचेजेस क्यों कर दिया, मैंने सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखा, ना कि मैं सेल्स माइनस परचेजेस लिख सकता था। आइए इसको हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज आज अगर हम माने, मैचिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहीं पे ही कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास मैंने परचेज करा 10 लाख का सामान। ठीक है, अब इसका कोई लेना देना नहीं, जो आपका क्वेश्चन है उससे कोई लेना देना नहीं। मैं इसमें थोड़ी सी रोज आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि जो पिछले वाला है वो दिखे। चलो ठीक है, परचेजेस हमने बिजनेस में करी 10 लाख की, इसमें से मैंने सेल्स कर दी 5 लाख की। ठीक है, जो सामान बेचा, गुड्स, मैं ऐसे लिखूं, गुड्स वर्थ 1 लाख वर सोल्ड फॉर 5 लाख। राइट, बस इतना मैंने लिखा।
अब देखिए, मेरे को बताइए चीजें, क्या ये सही है? सेल्स हमने 5 लाख की करी और हमारी परचेजेस हमारी 10 लाख की थी, तो हमारा कितने का प्रॉफिट या लॉस आ गया? मैं कहूँ मेरा 5 लाख का नुकसान आ गया, राइट? कि मैंने सेल्स करी है कितने की? सेल्स करी है मैंने 5 लाख की और परचेजेस करी थी मैंने 10 लाख की, तो मेरा नुकसान हो गया। ये सही लग रहा है? या ऑल्टरनेटिव अगर हम इसको ऐसे देखें, सेल्स करी है 5 लाख की, जो सामान बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान बेचा उस पे प्रॉफिट निकलना चाहिए, ना कि पूरा सामान जो खरीदा। 1 लाख की कॉस्ट का सामान बेचा, उस पे प्रॉफिट निकलना चाहिए। मैंने 1 लाख का सामान 4 लाख में बेचा, तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस है। बाकी सामान अभी भी बचा हुआ है, वो मेरा एसेट है जो अगले पीरियड में यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर अभी भी बचा हुआ है 9 लाख का, 10 लाख में से 9 लाख, 1 लाख का बेच दिया, तो 9 लाख का भी बचा। कौन सा सही लग रहा है? पहले वाला? नहीं, पहले वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपको 1 लाख की चीज अगर 5 लाख में बेच रहे हो, फायदा हुआ 4 लाख का, और साथ साथ 9 लाख का स्टॉक भी बचा हुआ जो फ्यूचर में बिकेगा, और अगर फ्यूचर में जिस भी प्राइस पे बिकेगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। हम परचेजेस लेस नहीं कर सकते, बिकॉज परचेजेस पूरी इसी पीरियड के लिए सेल्स के लिए यूज नहीं हो रही। हमने जितना, जिस पीरियड में जितना का सामान बेचा है, उसी की उस रेवेन्यू के अगेंस्ट उसी पीरियड की कॉस्ट आनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक कॉन्सेप्ट है जो मैचिंग करता है करंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट। सिर्फ करंट पीरियड के खर्चे लेने होते हैं। यानी कि अगर हम देखें इसको, अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, सेल्स 5 लाख, 5 लाख, हम इसको लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। शुरुआत में कितना सामान था? अभी हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐड करा परचेजेस, हमने 10 लाख का सामान खरीदा, तो हमारे पास बेचने के लिए 10 लाख का सामान अवेलेबल था। लेस करो, इसमें से कितना बच गया? अभी भी क्लोजिंग स्टॉक, अभी भी हमारे पास जो है 9 लाख का बच गया है। तो जो सामान हमने बेचा, जो सामान हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है 1 लाख। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा? वो आपका होगा 5 लाख माइनस 1 लाख। इस तरीके से हमें करना होगा। सेल्स में से हम परचेजेस नहीं लेस करते, हम परचेजेस नहीं लेस करते, हम लेस करते हैं जो सामान बिका उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सेल्स में 5 लाख थी, परचेजेस 10 लाख थी, ओपनिंग कुछ था नहीं, अगर होता तो इतना सामान अवेलेबल था बेचने के लिए, लेकिन 9 लाख उसमें से भी बच गया। पीरियड के एंड पे 1 लाख का ही सामान बिका, तो आपका जो 1 लाख का सामान है वो 5 लाख में बिका है, 4 लाख आपका प्रॉफिट। और बाकी जो है वो एसेट है या नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक जो वो है एक एसेट, वो 9 लाख आपके एसेट साइड पे चला जाएगा, राइट? तो ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ना अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक आपका 9 लाख का, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते वक्त लेस किया जाएगा ताकि आप मैचिंग प्रिंसिपल पूरा कर सकें, और दूसरा क्योंकि अभी ये कहीं और नहीं आया है, इसका इफेक्ट नहीं आया है, तो ये आपका एसेट में भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करेगा, और दूसरी तरफ से आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट बन के आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दो ट्रीटमेंट, शुरुआत में कितना था, खरीदा कितना, इसमें से इतना बच गया, तो जो यूज हुआ है वो कितना था, राइट? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी आएगा जो बचा हुआ सामान है। सो दिस विल कंप्लीट द ट्रीटमेंट। एक और चीज ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज आ रही थी वो ऑलरेडी उसकी डबल एंट्री हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री नहीं हुई। क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वो होती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट 77,000 टू क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट
77। ये जो डेबिट वाला है वो अल्टीमेटली वो आपके एसेट में जाता है, और जो क्रेडिट वाला है क्लोजिंग स्टॉक वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रहा है। वो आपके कॉस्ट को, परचेजेस को कम कर रहा है एक तरीके से, कि इतना सामान बचा हुआ है जो यूज हुआ उसी की कॉस्ट लो, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त लेस किया जाता है। तो हमें ये जर्नल एंट्री सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए आनी चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि बाकी सब चीजों की डबल एंट्री हो चुकी है, इस वजह से उनका हमने सिर्फ एक ही इम्पैक्ट लेना है। ट्रायल बैलेंस में सब चीजों की डबल एंट्री हो चुकी होती है, तो आपने सिर्फ एक ही इम्पैक्ट लेना है, यानी कि वो या तो एसेट्स में या लाइबिलिटीज में या इनकम में या एक्सपेंसेस में। ओनली एक चीज रह जाती है यूजुअली बाहर, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह आएगा। एक तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, 77,000 आप यहाँ से लेस करोगे, आपका ओपनिंग कुछ नहीं था। और भूलिएगा मत, क्लोजिंग स्टॉक की अभी कोई और इफेक्ट नहीं लिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके एसेट्स में भी आएगा। तो ये आपने करा। अब आप बस एक बार ये चेक करिए सारे अकाउंट प्लेस हो गए हैं, कोई छूटा नहीं। कैश हो गया था, राम्स कैपिटल हो गया था, परचेजेस हो गया, पेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट, बैंक सेल्स, बैंक लोन, डिस्काउंट रिसीट, रिसीवेबल, फर्नीचर, सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिप्शन कंप्यूटर, डिप्शन फर्नीचर, चैरिटी, चैरिटी हो गया, चैरिटी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। देन वी हैव फर्नीचर, आपका चैरिटी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइंग्स, एडवांस टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेबल। तो सारे अकाउंट हो गए। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्या हम बैलेंस शीट को क्लोज करें पहले, या हम पीएनएल को क्लोज करें। देखिए दोस्तों, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था कि सारी इनकम और एक्सपेंसेस जो है फाइनली किसको बिलोंग करते हैं, ऑनर को। तो आपने जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, तो हर एक जो प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा था हर एक ट्रांजेक्शन में, या खर्चे जो हो रहे थे या जो इनकम आ रही थी, वो अपने कैपिटल में लेस या ऐड करा था। खर्चे थे तो कैपिटल से कम कर दिए, और अगर इनकम थी तो कैपिटल में जोड़ दी थी। अब हमने ना समराइज कर लिया कि सारी इनकम एक्सपेंसेस एक जगह इकट्ठा कर दी। हमने कहा नेट रिजल्ट ही हम सिर्फ कैपिटल में जोड़ेंगे या लेस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो कम कर देंगे। तो अब हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करना जरूरी है, सो दैट हम लोग, तो 3,50,000 की आपकी कॉस्ट है, ठीक है। 3,50,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, ये एक खर्चा है, तो मैंने इसको नेगेटिव वो कर दिया। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कहलाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपके ऑपरेशन, जो आपके सामान बेचने खरीदने से आया, ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस और इनकम आपने एडजस्ट करे। तो एक्सपेंसेस मैंने नेगेटिव में लिए हैं, इनकम मैंने पॉजिटिव में लिए हैं, ठीक है। अगर अब ये सब कुछ सही है तो मेरा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर प्रॉफिट्स या लॉसेस अगर नेगेटिव हुआ तो आपका नेगेटिव में दिखा देगा, लॉस होगा। और अगर आपका पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट है। तो 5,18,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है। ये 5,18,000 ऑनर को बिलोंग करता है। तो हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, 5,18,000। तो 5,18,000 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद जो ऑनर की कैपिटल हो गई वो हो गई 15,68,000, 15,68,000। अब ये 15,68,000 जो है वो आपको, ये हो गया बैंक एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में देखिए और कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। एसेट साइड में कोई टोटल रह तो नहीं गया, नहीं। अब ये आपका रेडी है। अब जिस भी भगवान को मानते हैं उसको याद करिए और अपना टोटल करिए।
कि लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, टोटल लाइबिलिटीज ये होगा सम ऑफ ऑल दी लाइबिलिटी साइड आइटम्स, और यही काम एसेट्स के लिए करिए, प्रे करते हुए भगवान को, टोटल ऑफ एसेट। देखिए क्या मैच कर रहा है, 25,43,000, 25,43,000। तो ये मैच कर गया, यानी कि हमने जो भी करा है वो बिल्कुल सही करा है। हमने जर्नल एंट्री से लेके लेजर अकाउंट से लेके ट्रायल बैलेंस, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, यानी कि वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो गई। बैलेंस शीट का मैच होना एक अकाउंटेंट की जिंदगी का एक सबसे बड़े सुखों में से एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हुई है तो गलती हो गई है कोई। तो 25,43,000। अब एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, मैंने ये ऊपर नीचे क्यों लिखी। देखिए दोस्तों, जो अगर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी एक ऑर्डर फॉलो होता है, अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे लाइबिलिटीज हैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं जो बिजनेस ने लॉन्ग टर्म में देनी है, यानी कि जैसे जो ऑनर ने पैसा लगाया वो, जो मान लो आपने बाहर से बैंक लोन वगैरह लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आएगा। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आती है, लाइक आपने जो विद इन फ्यू डेज मंथ्स में देनी है, विद इन ए ईयर देनी है, उनको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। उनको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हो गई ऑनर की कैपिटल। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे आपका अगर 1 साल के बियॉन्ड कोई लाइबिलिटी पे करनी हो, मान लो बैंक लोन यहाँ पे 5 साल के बाद पे करना है, तो इट विल बी नॉन करंट लाइबिलिटी। और फिर आती है करंट लाइबिलिटीज जो कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होंगी। ये होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आप डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें अपने कोर्स में। कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटीज। ऐसी एसेट्स में भी हम पहले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स, यानी कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो 1 साल से ज्यादा की लाइफ है। फिर हम करंट एसेट्स लेते हैं जो विद इन 1 ईयर रिकवर होते हैं। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन 1 ईयर रिकवरी है, तो आप इसको करंट में रखें, नहीं है तो नॉन करंट में रखें। तो करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर आपके पास रिकवरी हो जाएगी या यूज कर लोगे, ठीक है, तो या आपके पास कैश और बैंक की फॉर्म में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी करंट एसेट्स। तो इस तरीके से ऑर्डर फॉलो होता है, लिक्विडिटी ऑर्डर। आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है पहले लायबिलिटी साइड में, फिर लास्ट में करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या करा हमने P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए। बहुत सिंपल था, हमने ट्रायल बैलेंस बना रखा था। हमने सारे आइटम जो है वो प्लेस करे, जो एसेट्स थे वो बैलेंस शीट में, जो लायबिलिटीज थी वो भी बैलेंस शीट में, जो इनकम थे, एक्सपेंसेस थे, वो हमने P&L में प्लेस करे। एंड हमने फिर एंड रिजल्ट निकाला। हमने सेल्स लिया, हमने सेल्स में से परचेजेस नहीं लेस करनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी है, जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो निकाली। वो 350 थी, 750 का फायदा हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपका पहले कभी ट्रीट नहीं हुआ तो इसलिए दो जगह आएगा, एक एसेट्स में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट्स में, और साथ ही साथ आपका इसमें भी आ गया P&L के कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ठीक है, उसके बाद हमने सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स P&L में देखे। तो एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए, इनकम हमने ऐड कर दी, तो ये आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आ गया 5,18,000। अब ये सारा प्रॉफिट जो है वो ऑनर को बिलोंग करता है। ऑनर के देखिए उसकी कैपिटल थी, उसमें से हमने ड्राइंग लेस करी थी जो पर्सनल उसने निकाला था। उसके बाद उसने उसने प्रॉफिट जितना कमाया वो ऐड कर दिया। तो ऑनर की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15,68,000। बैंक लोन लिया था, हमने एज्यूम करा 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है, तो ये लायबिलिटी नॉन करंट है।
फिर हमने करंट लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करनी है, लाइक पेबल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, टैक्स पेबल, तो हमने ये करा। ठीक है, एसेट साइड में सारे कंप्यूटर फर्नीचर प्लेस करा, सारे एसेट जो विद इन 1 ईयर रिकवरी है या यूटिलाइजेशन है वो हमने लिख लिए। और उसके बाद हमने टोटल करा दोनों साइड का, टोटल 25,43,000 आया दोनों साइड का, विच वॉज मैचिंग, एंड तो बैलेंस शीट आपने बनाना सीख लिया। यही फॉर्मेट आप फॉलो करें एज ए लेमैन अभी। ठीक है, और भी होता था, वो पुराना फॉर्मेट है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना के और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना के। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यही फॉलो करिए, प्रैक्टिकली भी यही फॉलो होता है। और बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज कि आप जब आप पढ़े अपने कोर्स में, कोई भी जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको अकाउंटिंग बेसिक्स पता होने चाहिए, सो दैट आप लॉस्ट ना फील करें, आपको चीजें आती हों, आपको टर्मिनोलॉजीज पता हो, रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है जी। मैं अब इसमें लास्ट में जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसको एक बार क्विकली कवर कर देता हूँ। ये हमारा इसके थ्रू हमारा सेशन एंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें क्या क्या सीखना है अब समझिए। अब ये आपको समझ में आएगी डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। देखिए, हमने रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, रिकॉर्ड करा कैसे? हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करी। हमने सबसे पहले एक काम होता है बुक कीपिंग, ट्रांजेक्शन कहीं पे रिकॉर्ड करी। उसके बाद जर्नल एंट्रीज आती हैं। जर्नल एंट्रीज में हमने क्या करा? हमने डेबिट और क्रेडिट करना सीखा। फिर हमने क्लासिफाई करा, अलग अलग करा सारे अकाउंट्स को, कि कैश को अलग करा, बैंक को अलग करा, एंड सो ऑन। फिर हमने समरी बनाई ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, किसका कितना बैलेंस है। फिर हमने समरी के थ्रू और फर्दर चेक करा कि हमारी इनकम और एक्सपेंसेस का नेट इफेक्ट क्या है। फिर हमने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज पुट करे, और नेट रिजल्ट जो आया प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमने कैपिटल में ऐड या लेस करा। उस तो ये आप देखो, आपने तीनों यही प्रोसेस फॉलो करे, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, फिर समराइज करा। in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character। हमारे इसमें अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि जो मनी में मेजर की जा सकती है चीजें वही रिकॉर्ड करनी है, जो मनी में मेजर नहीं की जा सकती वो नहीं रिकॉर्ड होंगी। तो आप देखिए, हमने जितने भी हैं वो अमाउंट पे लिया है। हमने कोई भी चीज नॉन मनी आइटम नहीं ली। मान लीजिए ह्यूमन एसेट्स होते हैं बिजनेस के पास, जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर है। ह्यूमन एसेट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या मैं ह्यूमन को वैल्यू कर सकता हूँ? कितने प्राइस का है एक पर्सन? तो नहीं कर सकता, और ना ही वो हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए वो नहीं आते। इमोशंस नहीं आते, कितना हार्डवर्क आपने पुट करा वो नहीं आता, बिकॉज दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, right? So only those transactions which are recorded in money terms, those will be coming in accounting। और फिर फाइनल काम होता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं इंटरप्रिटेशन के। मोस्ट ऑफ मोस्टली जो सबसे फेमस तरीका है वो है रेशियोज, कि आप रिलेशनशिप देखते हो बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कि आपका, कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया, सेल्स का वो कितने परसेंटेज है। तीन तरह की ब्रांचेस आपको दे रखी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो आप ट्रायल बैलेंस बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, आप एक प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट निकाल सकते हो और फिर मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज बेसिकली यूजिंग बोथ एंड टेकिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेस, बिगर डिसीजंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होगा। अकाउंटिंग के फंक्शंस,
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना और प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट और लॉस जानना, बिजनेस की पोजीशन जानना कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, कितने कितने हैं, और डिसीजन मेकिंग को रैशनलाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना। और फिर आपको अगर मान लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, या लोन लेना चाहते हो, तो उसके अकाउंटिंग से उसकी बैलेंस शीट P&L से आप जज कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी रैशनलाइज हो जाती है। अकाउंटिंग आपके बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन कर देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करती है, रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि खाली अकाउंटिंग एक साल की का कोई मतलब नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना है, एसेट्स पिछले साल कितने थे, इस साल कितने हैं, कॉम्पिटिटर के कितने हैं, ये सारा कुछ आप जान पाओगे अकाउंटिंग की मदद से। डिसीजन मेकिंग हमने अभी समझा, और जो आपके अकाउंट्स एंड लीगल मैटर्स में एविडेंस की तरह यूज करे जाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। ये आपके इंटरेस्टेड पार्टीज को, जैसे एक अगर लिस्टेड कंपनी है रिलायंस जैसी, तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, तो सभी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर, यस, जो आपका टैक्सेशन में जो बेस लिया जाता है, जब आपके आप टैक्स कैलकुलेट भी करते हो और जब टैक्स अथॉरिटी से डील करते हो, तो वहाँ पे अकाउंटिंग का एक मेजर रोल है। बिजनेस वैल्यूएशन के काम आता है, जो बुक्स में वैल्यू दिखा रखे हैं वो भी एक तरीका होता है वैल्यूएशन करने का। क्या लिमिटेशन है, ये मनी टर्म्स में ही चीजें आ सकती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें सर्विस इंडस्ट्री की नहीं आ पाती, क्योंकि वहां पे फिजिकल एसेट कम होते हैं, जो नॉन लाइक मॉनेटरी एसेट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है कई बार एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है, जैसे हमने जो प्रोविजन बनाए वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड है, वो आएंगे उतने या नहीं आएंगे वो जजमेंट बेस्ड है, वो नहीं पता। इंफॉर्मेशन में भी बायस्ड, क्योंकि एस्टिमेट्स हैं इसलिए बायस्ड आप हो सकती है इंफॉर्मेशन आपकी, तो हो सकता है बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ना हो, आपने कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए प्रोविजन कम का ज्यादा का बना दिया। फिक्स एसेट रिकॉर्ड होते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, मान लो एक लैंड 10 लाख की खरीदी थी, आज 50 साल हो गए हैं, वो आज भी 10 लाख पे ही आती रहेगी, लेकिन चाहे उसकी वर्थ मान लीजिए 100 करोड़ हो गई हो, लेकिन आज भी वो 10 लाख पे आएगी। अकाउंटिंग मैनिपुलेट करी जा सकती है, यस, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग मैनिपुलेट करी जाती है, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। आप जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हो कर पाते हो, जैसे कि प्रोविजन कम करके बढ़ा के, क्योंकि वो आपके हाथ में, बिजनेस के हाथ में, बिजनेस डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चूज करता है कि कितने % होना चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए, तो इन सब चीजों से मैनिपुलेशन करी जा सकती है। एक और चीज है, अकाउंटिंग में हम मानते हैं कि स्टेबल मॉनेटरी यूनिट की मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्या आज के 1 लाख रुपए 1 साल के बाद के 1 लाख रुपए के बराबर है? जो आज 1 लाख में खरीद सकते हो, वो शायद अगले साल में 1 लाख 10 में खरीद पाओगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं। अकाउंटिंग में माना जाता है 1 लाख 10 साल पहले का आज के 1 लाख के बराबर है, जो आज का 1 लाख है वो आगे के 50 साल के भी 1 लाख के बराबर होगा। इट इज नॉट ट्रू। मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, आप सेम सामान नहीं खरीद पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बुक कीपिंग सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, तो जहाँ पे आप सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हो, एक बार क्लैरिकल है। उसके बाद से फिर आप जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग शुरू करते हो, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट भी। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आप समराइज कर रहे हो बेसिकली। वर्क रूटीन है और क्लरिकल है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, ये अकाउंटिंग के लिए बेस बनता है। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग करा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेथड और प्रोसीजर फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट में वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बनाए जाते हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड से। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बुक कीपिंग रिकॉर्ड से नहीं असेस करी जा सकती, लेकिन जो आपकी अकाउंटिंग है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बता सकती है। दो तरह के सिस्टम है, कैश सिस्टम और एक्रूअल।
कैश सिस्टम में है जब आप अकाउंटिंग तब करेंगे किसी भी चीज की, इनकम की, कि जब रिसीव हो गई, खर्चे की जब पे हो गया, ठीक है। दूसरा एक्रूअल, जितना इनकम एक्रू हो गई साल में, ड्यू हो गई, वो आप बुक कर लीजिए, चाहे कैश मिला या नहीं मिला। जितना खर्चा हो गया वो मान लीजिए, चाहे पे करा या नहीं। जैसे हमने जो सैलरी आउटस्टैंडिंग करा था, जैसे हमारा खर्चा 60,000 था, हमने पे 55 करा था, और 5,000 जो है आपका आउटस्टैंडिंग था। दैट वाज ऑल हैपनिंग थ्रू एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मानते हैं कि हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली बताना होता है कि वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो इट इज इम्प्लाइड कि एक्रूअल ही फॉलो करना है। और कंपनीज को अलाउड नहीं है कैश सिस्टम फॉलो करना। ओनली इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म कैन फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो भी चॉइस है, ठीक है। एक्रूअल सिस्टम हर एक के लिए मैंडेटरी है, बट इंडिविजुअल और फर्म के लिए एक चॉइस है कि इफ दे वांट दे कैन फॉलो कैश सिस्टम आल्सो। कौन कौन यूज करता है? ऑनर या शेयर होल्डर यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंकर, लेंडर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज, एम्प्लॉयज, रिसर्चर्स, कस्टमर्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रेलेवेंट होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिलायबल होती है, कंपेरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए, कॉस्ट जो उसको प्रोवाइड करने की है बेनिफिट से कम होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, हर एक चीज के प्रूफ होने चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए। अकाउंटेंट का रोल: बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, स्टेचुटरी ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट करना, बजटिंग में हेल्प करना, टैक्सेशन मैटर्स में हेल्प करना, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, और भी बहुत सारे काम, आर्बिट्रेटर, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, लिक्विडेटर, कॉस्ट अकाउंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स इन रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए बिजनेस। ये दो तरह के होंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक अजम्पशन जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जैसे एक है बिजनेस एंटिटी, फिर मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, ड्यूअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, एक्रूअल, पीरियोडिसिटी, मैचिंग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये सबसे पहले हमने करा था, बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन डूइंग द बिजनेस। इसलिए बिजनेस में ऑनर भी अगर पैसा लगा रहा है तो बिजनेस उसको एक लायबिलिटी मानता है। सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ठीक है। तो ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनर। इनकम और प्रॉफिट प्रॉपर्टी है बिजनेस की, अनलेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स। पर्सनल एसेट ऑफ द ऑनर और शेयर होल्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड। अकाउंटिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एसेट और लाइबिलिटीज आएंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ वही चीजें आती हैं अकाउंटिंग में जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। तो हमने ये समझ लिया था, ओनली सच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which can be interpreted in terms of money are recorded. Non-monetary items like death, disputes, sentiments, efficiency, etc. are not recorded in the books, even though these may have a greater effect. स्टेबल मॉनेटरी यूनिट की मनी की वैल्यू अकाउंटिंग में चेंज नहीं होती। हम मानते हैं कि आज का 1 रुपये 10 साल के बाद के 1 रुपये के बराबर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट: जो भी एसेट आप एक्वायर करते हो वो कॉस्ट पे होने चाहिए, एक्चुअल अमाउंट पे होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए एक लैंड आपने 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख की, आज उसकी वर्थ 10 लाख नहीं होगी, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो वो आप जब एज ए ऑनर बेचोगे तो आप जो अकाउंटिंग में वैल्यू वो नहीं एक्सपेक्ट करोगे, यू विल बी एक्सपेक्टिंग मच हायर वैल्यू। गोइंग कंसर्न: हम मानते हैं कि बिजनेस में हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इस बेसिस पे एज्यूम करके कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हमारी ना कोई इंटेंशन है ना कोई जरूरत है बिजनेस को बंद करने की। अगर ये फुलफिल होता ही है चीज तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होती
तो आपको बताने की जरूरत है अपने बैलेंस शीट के नीचे कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है, शायद आपके एग्जिस्टेंस पे कुछ सवाल उठ गए हैं यानी कि बंद हो सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। हर एक जो ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पे दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। रेवेन्यू तभी मानेंगे जब आपका रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब एक सेल्स कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर अभी सेल करी नहीं है या कंप्लीट नहीं हुई तो हम उसको रेवेन्यू नहीं बुक करेंगे। जैसे कई बार सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न होती है, यानी कि आपने बोला कि अच्छा लगे तो ठीक है आप ले जाओ, अच्छा लगे तो ओके बता देना, नहीं लगे तो वापस कर जाना। तो अभी जिस टाइम पे आपने सामान दिया उस टाइम पे सेल हुई नहीं है, उस टाइम पे नहीं बुक कर सकते। जब अप्रूवल आ जाए या एक पर्टिकुलर पीरियड जो आपने दिया है कि 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता तक मैं वापस कर लूंगा, तो या तो पीरियड एक्सपायर हो गया हो या फिर अप्रूवल आ गई हो क्लाइंट से, तो आपका उस केस में तब आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड होती हैं जब वो अकर होती हैं, ना कि जब पेमेंट रिसीव या पे होती है। हमने एक्रूवल और कैश सिस्टम में एक्रूवल सिस्टम पढ़ा था। हमारे जो बिजनेस की लाइफ है बहुत लंबी होती है, लेकिन हम अकाउंटिंग के लिए मैक्सिमम एक टाइम पे एक पीरियड को लेके चलते हैं। यूजुअली दैट पीरियड इज 12 months। करंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट करंट पीरियड के खर्चे आने चाहिए, इसलिए हमने सेल्स के अगेंस्ट परचेजेस नहीं ली थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया था। इसीलिए हम लोग जो आप देखो एक्रूड या सैलरी आउटस्टैंडिंग आया है, प्रीपेड इंश्योरेंस आया, वो क्यों आया? वो मैचिंग प्रिंसिपल के कारण कि हमने करंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट करंट पीरियड की सैलरी ली, करंट पीरियड का इंश्योरेंस लिया खर्चों में, पीएनएल में। ऐसे ही हमने कोई अगर एडवांस में मतलब आउट खर्चे आउटस्टैंडिंग हो यानी बाद में देने हैं तो भी आपके कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे खर्चे एडवांस पे कर रखा अगले पीरियड का तो इस पीरियड नहीं आएगा। इनकम्स अगर आपको एडवांस रिसीव हो गई तो वो लाइबिलिटी है, अभी वो आपकी इनकम नहीं है। जो इस पीरियड में इनकम आपने अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं है, वो आपकी आएगी, क्योंकि वो आपका मैचिंग इस पीरियड की है लेकिन बस मिली नहीं है। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो कस्टम या ट्रेडिशन है जो फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। पहला है जैसे कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी। अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज हैं वो 1 साल से दूसरे साल तक सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं बताना, अगर चेंज कर रहे हो तो यू नीड टू टेल द इफेक्ट कि उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्क्लोजर, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो प्रेजेंट होनी चाहिए फुल्ली एंड फेयरली। और आपका जब कंपनीज के लिए जो डिस्क्लोजर है कि क्या क्या होंगे, कंपनीज को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो कंपनीज एक्ट बताता है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है कि आप एंटिसिपेटेड इनकम और गेन्स मत बुक करिए जब तक एक्रू ना हो जाए, और एंटिसिपेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को आप खर्चा मान लीजिए, ठीक है। आप अभी से उसको नुकसान मान के चलिए। तो हमने जो प्रोविजन बनाए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, या प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर्टिकुलरली, नॉट टैक्सेशन ऑल्सो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है कि आपको लगता है ये नुकसान होने वाला है, आपने पहले से ही प्रोविजन बना लिया। उसके साथ ही ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे अगर एक एसेट की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपए है और वो बिक सकता है सिर्फ 80 में, तो आप कॉस्ट 100 है और बिक सकता है सिर्फ 80 में, तो इसको बोलते हैं जितने में बिक सकता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कितना बेच के मिलेगा। तो वो और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, जैसे स्टॉक के केस में होता है, आपको वो रिकॉर्ड करनी होती है वैल्यू जो भी लोअर है, बिकॉज अननेसेसरी अगर आप स्टॉक ज्यादा दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके एसेट बढ़े हुए दिखेंगे, विच इज रॉन्ग। अब आपका एसेट जो सामान है उतने में बिक ही नहीं सकता। सिर्फ देखो मटेरियल चीजें एक दिखाई जाती हैं अलग अलग, और उसके अलावा बाकी सब चीजों को क्लब भी कर दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जीरो कर दिया जाएगा, लेकिन क्लब कर दिया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा स्टेशनरी को हमने इमटेरियल माना, इसलिए हमने उसको खर्चा मान लिया, चाहे बची भी होगी स्टेशनरी। तो बिजनेस डिसाइड करता है मटेरियलिटी कितनी है,
किसी के लिए हो सकता है कि 50,000 रुपए या 5,000 रुपए भी मटेरियल हो और किसी के लिए 500 करोड़ भी मटेरियल ना हो। ठीक है, तो आपका मटेरियलिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग किसी भी चीज को हम लोग प्राइमा फेसी, जैसे अगर मान लीजिए पेंसिल है, ये 10 साल चलेगी, तो ये दिखने में तो टेक्निकली नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये 5 रुपए की पेंसिल है, तो 5 रुपए की पेंसिल जो है, ये आप इसको अगर 10 सालों तक डेप्रिशिएट करोगे, इट विल बी पेंट। तो बेटर है कि आप अगर ये मटेरियल नहीं मानते इसको, तो इसको एक खर्चा मान के खत्म करिए, पीएनएल में दिखा दीजिए। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पहले नाम होते थे, अब नाम नहीं है ये। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न का मतलब है हम मानते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा लंबे टाइम तक, हमारी ना इंटेंशन है ना हमारी जरूरत है बिजनेस बंद करने की। कंसिस्टेंसी, आपकी पॉलिसीज एक पीरियड से दूसरे पीरियड सेम रहेंगी। अक्रूवल, आप खर्चे तब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्रू हो गया, पे हुआ या नहीं हुआ डज नॉट मैटर। सिमिलरली इनकम तब एक्रू बुक करेंगे जब एक्रू हो गई, चाहे मिली या नहीं मिली। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, राइट। तो ये आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, अगर ये फॉलो हो रही है तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं फॉलो हो रही तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे, कोई एक भी जो भी नहीं फॉलो हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली जो है वो आपकी अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है, जैसे इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट करता है। तो इसका बेसिक पर्पस होता है कि आपको सब लोग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग फॉलो करें, प्रिंसिपल जो है एक तरीके से फॉलो करें, सो दैट आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो वो कंपेरेबल हो एक फर्म से दूसरे फर्म में। ठीक है, क्योंकि अगर सेम फॉर्मेट से बनी होंगी तो इट विल बी पॉसिबल ओनली देन। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड हो गए कि स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट पे करें, एनआरवी पे करें, कितनी वैल्यू पे करें। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होंगे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड सो ऑन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि गुडविल जो बिजनेस की है वो कैसे ट्रीट होनी चाहिए, बुक्स में दिखाई जानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। तो अपनी गुडविल जो होती है बिजनेस की नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है, क्योंकि मनी वैल्यू निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई खरीद लेता है जब, तो वो गुडविल दिखा सकता है जितने में उसने खरीदी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन किस तरीके से होगी, तो अगेन ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग में मॉनेटरी मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट बेसिस कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट की आप कॉस्ट पे दिखाओ सारे चीजें। करंट कॉस्ट मतलब जो उसकी करंट में कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि जितने में आज मिलेगा उतने पे दिखाओ। रियलाइजेबल वैल्यू, जितना उसको बेच के मिलेगा वो दिखाओ। प्रेजेंट वैल्यू, जो उससे फायदे होने वाले फ्यूचर में उसकी आज की वर्थ कितने के बराबर है वो दिखाओ। तो ये 4 बेसिस हैं अकाउंटिंग करने के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू। देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट यूजुअली यूज होती है। करंट कॉस्ट जब आपने एसेट रिप्लेस करना हो तो यूज हो सकती है। रियलाइजेबल जब आपने एसेट बेचने हो, आपका यूज नहीं है और कोई, तो रियलाइजेबल वैल्यू जब आपने एसेट लंबे टाइम तक यूज करने और फायदा कमाना है तो प्रेजेंट वैल्यू यूज हो सकता है। अकाउंट्स हमने पढ़ लिया था, 3 तरह के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये पढ़ लिया था। रियल पढ़ लिया था, नॉमिनल पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिया था। डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़ लिए थे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया, दैट्स इट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीटली। तो ये हमारा टॉपिक जो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहीं पे एंड होता है। तो इस सीरीज में आपके 5 सेशन है। पहला सेशन अकाउंटिंग इक्वेशन का था, दूसरा सेशन जर्नल एंट्रीज का था, तीसरा सेशन लेजर अकाउंट टी शेप फॉर्मेट, चौथा सेशन लेजर अकाउंट आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट, थर्ड और फोर्थ में ट्रायल बैलेंस भी बनाना सीखा था। तो हम दोनों फॉर्मेट नहीं फॉलो करने, टी शेप और स्टेटमेंट, जो आपको सही लगता है वो फॉलो करिए। प्रैक्टिकली अब टी शेप फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, कम होता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज होता है। फिर आज हमने सीखा बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना। ठीक है,
और फिर हमने बाकी जो इस प्रेजेंटेशन में जितनी आपकी थ्योरीज थी वो कवर करी, एंड दैट्स इट। ये आज के लिए इतना ही। ये आपका पूरा बेसिक्स अकाउंटिंग कवर करता है। थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय फॉर लवली कॉपरेशन यू हैव डन, एंजॉय।